नमस्कार। शोमरतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज जो मेरी चर्चा का जो विषय है वह है विपक्ष की एकता, जो कि 22 जून को पटना में जिसका एक समारोह होने जा रहा है, या उसे समारोह की जगह अगर उसे तमाशा कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी आपने देखा राहुल गांधी अमेरिका की एक ऐतिहासिक यात्रा करके और जिसका अंत अमेरिकी सरकार द्वारा ऐतिहासिक अपमान के रूप में हुआ, एक बेइज्जती के रूप में हुआ। जो कुछ उन्होंने वहां पर भारत के खिलाफ कहा उसका उलट अमेरिकी सरकार ने कहा। जो वो डेमोक्रेसी के खिलाफ जो कुछ बोल रहे थे, भारत की डेमोक्रेसी के खिलाफ, तो अमेरिकी प्रशासन ने उनको कहा, मतलब अपनी जनता को कहा कि आपको देखना है तो दिल्ली जाकर के देखिए क्या वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। तो वहां से बेइज्जत होने के बाद शायद एक और बेइज्जती उनका इंतजार कर रही है, और वो है पटना में होने वाली ये विपक्ष की एकता का जो तमाशा होने वाला है उसके बारे में। अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूं, ये 2019 से पहले की है। विपक्षी एकता की ही जो उस समय कई प्रयास हुए हैदराबाद में, दिल्ली में, कलकत्ता में, जहां जहां हुए, जहां सब लोग विपक्ष के लोग हाथ उठा करके सब अपनी एकता दिखा रहे थे, बाद में वो चारों खाने चित हुए। वही प्रयास इस बार भी हो रहा है, लेकिन उसमें इसमें थोड़ा फर्क है। थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा फर्क है। चलिए पहले मैं इस फोटो की बात करता हूं। इस फोटो में जितने लोग खड़े हैं उनमें एक चेहरा है जो उस समय काफी उछल कूद मचा रहा था, काफी कूद फांद कर रहा था, और उसको भी लग रहा था कि हो सकता है कि मेरा भी नाम प्राइम मिनिस्टर की दौड़ में शामिल हो जाए, और हो सकता है मैं भी प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। आज की जो ये भाग दौड़ हो रही है, आज का जो ये जोड़ तोड़ हो रहा है, उसमें वो चेहरा नहीं है। और वो आज राजनीति में कहां पर है ये आप बता नहीं सकते हैं। और वो है आंध्र प्रदेश के टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू। तब इसके सूत्रधारों में चंद्रबाबू नायडू भी थे, और आज उनकी जगह पर जो चेहरा तब नहीं था वो आज उसने उनकी जगह ले ली है, और वह बिहार के मुख्यमंत्री बल्टू चाचा नीतीश कुमार जी। अब जो कुछ आगे होने वाला है 2024 के बाद, तो नीतीश कुमार की वही स्थिति होनी है जो चंद्रबाबू नायडू की हुई। यानी 2024 के बाद नीतीश कुमार भी कहीं राजनीति में नजर नहीं आएंगे, या कहीं छोटा मोटा साइड रोल या कॉमेडियन का रोल जैसा ही निभा पाएंगे। आज वो चंद्रबाबू नायडू लगातार प्रयास कर रहे हैं एनडीए में घुसने का, बीजेपी से गठबंधन करने का, लेकिन वो उनको भाव नहीं दे रही है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू भी काफी पलटीबाज रहे हैं जैसे कि नीतीश कुमार। तो एक संयोग तो ये है कि दोनों के कन्वेनर पलटू हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो। तो अब मैं फिर एकता की बात पर आता हूं, और मैं क्यों कह रहा हूं कि ये यहां पर भी कांग्रेस की या राहुल गांधी की ऐतिहासिक बेइज्जती होनी है। इसमें जो पात्र हैं, पहले तो इस एकता में कौन कौन नहीं आने वाला है ये मैं बता देता हूं। एक तो नवीन पटनायक नहीं आएंगे। दूसरे जो है, जो आंध्र के चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी, वो भी इस विपक्षी एकता से बाहर हैं। और जो तीसरे हैं, जो अभी तक इसी उम्मीद में है कि मैं शायद प्रधानमंत्री बन जाऊं, वह है चंद्रशेखर राव, तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं फिलहाल। और उनकी पार्टी इस बात को बयान भी करती है कि अगर चंद्रशेखर राव प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो उनके बेटे तेलंगाना के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो ये इनको तो आप पहले अलग कर लीजिएगा इस पूरी एकता से। और चंद्रशेखर राव ने तो अभी अपनी पार्टी जो उनकी टीआरएस थी उसको बीआरएस कर दिया था। उनकी जब महत्वाकांक्षाएं जागने लगी, हिलोरे मारने लग गई राष्ट्रीय स्तर पर आने का, तो वो उन्होंने उसको
राष्ट्रीय पार्टी बना दिया, भारतीय राष्ट्र समिति करके। तो अब मैं आता हूं एक एक स्टेट पर। इसमें एक और व्यक्ति जुड़ गया है न आने वालों में, वह है कर्नाटक के जनता दल सेक्युलर के कुमार स्वामी। क्योंकि कुमार स्वामी का वोट बैंक पूरा का पूरा इन चुनावों में कांग्रेस ने खा लिया। वो समझ चुके हैं कि कांग्रेस के साथ रहना आत्महत्या की तरह है, तो उन्होंने इससे किनारा कर लेना है, और बहुत संभव है कि वो बाद में बीजेपी से तालमेल कर सकते हैं। तो एक ये मुख्य हो गए। अब मैं 2-3 पात्रों के बारे में बताता हूं जो इस एकता में बाधक होंगे। पहले इस एकता का जो मुख्य उद्देश्य है आपस में सीटों का तालमेल करना, और जो आमतौर पर जो क्षेत्रीय दलों ने जो फॉर्मूला जो दिया है तालमेल का, उसमें यह है कि जहां कांग्रेस का मुकाबला सीधा बीजेपी से, कांग्रेस वहीं तक सीमित रहे। जिन राज्यों में उसका वर्चस्व नहीं है, कोई विशेष नहीं है, जनाधार नहीं रह गया है, वहां आकर के छेड़खानी न करे। जैसे वेस्ट बंगाल हो गया। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी नहीं चाहती है कि कांग्रेस वहां चुनाव लड़े, क्योंकि वो देख चुकी है कि कांग्रेस और वामपंथियों ने जो गठजोड़ किया था अभी एक उपचुनाव में, वो ये सीट जो है टीएमसी हार चुकी थी, अब बड़े अच्छे मार्जिन से हारी। तो उसको ये लग रहा कि अगर त्रिकोणीय मुकाबला हुआ, यानी टीएमसी, बीजेपी और कांग्रेस वाम दलों का गठजोड़, तो इसमें बीजेपी को भारी सफलता मिलेगी, और सबसे ज्यादा बड़ी हार होगी ममता बनर्जी की। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी का जनाधार वही है जो जनाधार अभी शिफ्ट होकर के कांग्रेस और वामपंथियों में गया, यानी मुस्लिम वोट बैंक। आप तो जानते ही कि वहाँ लीगल इलीगल काफ़ी बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान रहते हैं, और वही इस चीज़ को निर्णायक हैं। किसने जीतना? अगर कांग्रेस ने राज किया तो मुसलमानों के भरोसे, वामपंथियों ने 3 दशक राज किया तो मुसलमानों के भरोसे, 2 टर्म से अगर ममता बनर्जी राज कर रही है तो मुसलमानों के एक मुश्त वोट से। अगर इस एक मुश्त वोट पे अगर विभाजन हो गया, कुछ इस तरफ गए, कुछ उस तरफ गए, कुछ टीएमसी की तरफ गए और कुछ कांग्रेस वामपंथी की तरफ गए, तो निश्चित रूप से बीजेपी की प्रबल संभावना है पूरा स्वीप करने की। स्वीप नहीं भी अगर किया तो जहां बहुत बड़ी संख्या में वो नहीं है, तो वहाँ मुसलमान नहीं है, वहाँ उन कुछ सीटों को छोड़ करके बाकी जगह ये सब विभाजन हो जाएगा। तो ममता बनर्जी तो यही चाहती है। और अगर कांग्रेस वहाँ से न लड़े, जो अभी ताजा उसने वहाँ पे जीत ली, हालांकि उसका वो एमएलए भी ममता बनर्जी ने तोड़ दिया और अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। अब मैं दूसरा जो बड़ी स्टेट है, सबसे बड़ी स्टेट, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के इतने एमएलए हैं जिससे कई गुना ज़्यादा वो जो है एमपी की सीट मांगेगी। यानी कांग्रेस के पास केवल 2 विधायक हैं और 1 सांसद है। 1 सांसद तो स्वाभाविक है कि सोनिया गांधी हैं, और 2 विधायक हैं। अब जो वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी माने जो अखिलेश का जो गठजोड़ है, क्योंकि मायावती तो इसमें शामिल होंगी नहीं, इस सारे जितने भी जो भी घटनाक्रम चल रहा था, हालांकि पिछली बार वो भी हाथ खड़ा करके इन जो फोटो ऑप में थी वो भी थी इसमें, लेकिन इस बार कहीं से नहीं लग रहा कि वो कांग्रेस से या समाजवादी पार्टी से गठजोड़ करेगी। तो अखिलेश नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस को 1 या 2 सीट से ज़्यादा दी जाए। और अगर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में ही अगर कांग्रेस को सीट नहीं मिली लड़ने के लिए, तो फिर आगे लीडरशिप कैसे आगे लीडरशिप में कैसे आएगी, या राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनना कैसे संभव होगा। अब एक और जो स्टेट है, 2 स्टेट, और एक मैं पार्टी की बात करता हूं। पार्टी तो है आम आदमी पार्टी।
आम आदमी पार्टी का एक एक वोट कांग्रेस का वोट है। तो ये तो इनका तो संभव ही नहीं है तालमेल होना। अब माना मैं दिल्ली की बात करता हूँ, दिल्ली में 7 संसदीय सीटें हैं, 7 लोकसभा की सीटें हैं। दिल्ली में लोकसभा में नंबर 2 पर कांग्रेस रहती है और नंबर 3 पर आम आदमी पार्टी। लेकिन विधानसभा में नंबर 1 पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी है और नंबर 3 यानी 0 पर कांग्रेस है। अब यहां पर क्या तालमेल बैठेगा? अगर केजरीवाल ने मैक्सिमम दया दिखाई तो 1 सीट से ज़्यादा नहीं देंगे, और अगर कांग्रेस तो 6 में से 7 में से जो है कम से कम 4-3 का रेशियो चाहेगी, तो वो उनको मिलने से रहा। अब दूसरी जगह है पंजाब। अभी ताज़ा पंजाब से जो है कांग्रेस सत्ता से बेदखल हुई और आम आदमी पार्टी के वो है। पंजाब में आम आदमी पार्टी का सांसद केवल 1 है और कांग्रेस के बहुत सांसद हैं, लेकिन वहां पर विधानसभा में उसकी स्थिति बहुत मजबूत है कांग्रेस के मुकाबले। तो वहां पर भी, क्योंकि केजरीवाल के पास 2 ही राज्य हैं, राष्ट्रीय राजनीति करने के लिए आज के डेट में 2 ही राज्य हैं जहां से वह अपनी कोई सीट ला सकते हैं, वो है पंजाब और दिल्ली। तो क्या वो देंगे पंजाब में सीट कांग्रेस को, या दिल्ली में देंगे? कभी नहीं। अगर उन्होंने यहां पर बंटवारा कर लिया तो फिर आम आदमी पार्टी का संसद में एक भी सदस्य आना नामुमकिन है। अब मैं कर्नाटक की बात करता हूं। कर्नाटक में सीधे सीधा है कांग्रेस और बीजेपी। तीसरा जो दल है जनता दल यूनाइटेड, अगर वो शामिल होता है अपोजिशन में, तब तो वहां पर मामला दूसरा बनता है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के नेता कुमार स्वामी लगातार कांग्रेस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने उनका सफाया कर दिया, जो उनका वोट बैंक था पूरा का पूरा साफ कर दिया। तो कुमार स्वामी की तो कोई संभावना नहीं है कि वे इस अपोजिशन जो कनक्लेव हो रहा है या ये जो तमाशा हो रहा उसमें जाएंगे। बहुत संभावना ये है कि वे इसमें शामिल होंगे एनडीए के साथ, यानी बीजेपी से तालमेल कर सकते हैं, ये ज़्यादा संभावना है। अब मैं एक और राज्य की बात करता हूँ, तेलंगाना। तेलंगाना में क्योंकि कांग्रेस का तो पहले वर्चस्व रहा ही है, जो जब संयुक्त आंध्र था तो कांग्रेस की सरकारें लंबे समय तक रही और कोई था भी नहीं वहाँ पे। आंध्र में जो है कभी एनटीआर रहे, टीडीपी रहे, खैर वो अलग बात है कुछ पीरियड के लिए। अब वहाँ पर फाइट, अगर तेलंगाना में कोई फाइट है तो चंद्रशेखर राव की सीधे बीजेपी से। कांग्रेस का वहाँ कोई अस्तित्व नहीं है, लगभग खत्म हो चुका अस्तित्व है। आज भी वहाँ पर 4 सांसद बीजेपी के हैं तेलंगाना में, तो वहाँ डायरेक्ट फाइट दोनों के बीच है। अब अगर उन्होंने जो चंद्रशेखर राव है, उन्होंने पहले अपने को इसीलिए किनारा कर दिया कि उनको सीट जो है कांग्रेस के साथ शेयर न करनी पड़े, इसलिए वो अपने आप किनारा हो गए। अब अगर यहाँ पर लड़ाई होती है और होगी, त्रिकोणीय लड़ाई होगी, तो निश्चित रूप से यहाँ पर बीजेपी का फायदा होने वाला है। अब मैं आता हूँ महाराष्ट्र पर। महाराष्ट्र की स्थिति क्या है कि जो 2019 के जो चुनाव हुए थे, दोनों ने मिलकर लड़े थे, बीजेपी ने और शिवसेना ने। अब बीजेपी ने शिवसेना के औकात से बाहर जाकर के उनको सीट दी, ठीक है, वो ले गए और उनमें से काफ़ी जीत के आए, 1-2 को छोड़ करके सब जीत के। वहाँ इस जो ये गठबंधन था उसने वहाँ ऑलमोस्ट सफाया कर दिया था, 4-5 सीटें केवल शरद पवार की आई। अब इस स्थिति में जब शिवसेना जो उद्धव ठाकरे क्या है, बाला साहब उद्धव ठाकरे करके जो शिवसेना है जो बची हुई है उद्धव ठाकरे की, तो उसमें जितनी सीटें वहाँ पर हैं उसका 1/3 48 सीट करीबन होंगी, 1/3 सीट की उनकी दावेदारी हो सकती है, मिलने से रहा। ये नहीं कह रहा मैं कि मिलेगी, लेकिन दावेदारी वो करेंगे। लेकिन आज उनके पास तो कुछ है ही नहीं, 2-4 जो सांसद हैं वही है। और वैसे तो बेस कांग्रेस का भी नहीं है,
लेकिन इस बीच जो कुछ शरद पवार ने जो कुछ वहाँ पे चाल चली, तो उन्होंने बुरी तरह जो है उद्धव ठाकरे की पार्टी को नेस्ताबूद कर दिया। और मुझे नहीं लगता कि वो 4-5 सीट से ज़्यादा इनको देंगे। महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ा शेयर जो लेंगे वो लेंगे शरद पवार, उसके बाद कांग्रेस और बचा खुचा शिवसेना को। अब शिवसेना के लिए तो बड़ा धर्म संकट पड़ गया, न वो एनडीए में जा सकती है और न यहाँ उनकी कोई इज्जत है। क्योंकि अगर वो यहाँ अपना वो तोड़ना भी चाहे, एमबीए से अगर तोड़ना भी चाहे या उन पर प्रेशराइज करे कि हमें ज़्यादा सीट दो, और एमबीए अगर मना करता है तो कहाँ जाएंगे? अकेले तो उनके बस के है नहीं। वो जब भी लड़े हैं बीजेपी के साथ मिलकर लड़े हैं और जीते हैं, और अकेले अगर वो लड़ेंगे तो इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होने वाला है। अब मैं बिहार की बात करता हूँ। बिहार में कांग्रेस की शायद एक सीट है, और अगर उसको लीडरशिप में आना है, उसको नेतृत्व करना है विपक्ष का, तो उसको अपने सांसद बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन वहां पर जो स्थिति है, सबसे दयनीय स्थिति होनी है नीतीश कुमार की। भले ही नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर के काफ़ी उनके सांसद हैं, काफ़ी बड़ी जीत पाई उन्होंने, लेकिन अब उनको जो वो है, जो संबल जो बीजेपी से मिलता है, जो वोटर्स उनको बीजेपी से मिलते थे, अब वो नहीं मिलेंगे। तो मुझे तो ये लग रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले पहले नीतीश कुमार की पार्टी खत्म हो जाएगी। या तो उसके लोग बीजेपी में आएंगे जिनको टिकट का आश्वासन मिलेगा, या वो जाएंगे आरजेडी में। अब कांग्रेस यहाँ भी चाहेगी, लेकिन कांग्रेस के यहाँ जनाधार नहीं है। तो आरजेडी तो अगर 4 सीट भी देते तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन दिक्कत कांग्रेस के लिए पड़ेगी अगर उसको कम सीटें मिलती। कुछ वहाँ पर जो गठबंधन में कुछ वामपंथी भी हैं, कुछ छोटे मोटे दल भी हैं, जीतन राम मांझी भी है, ऐसे कई लोग हैं। तो यानी अगर ये एकता बनती है तो इसमें से कांग्रेस को पहले कहाँ साफ होना है? बंगाल से साफ होना है, बिहार से साफ होना है, उत्तर प्रदेश से साफ होना है, दिल्ली से साफ होना है, पंजाब से साफ होना है। वहाँ तो तेलंगाना में तो उनका कुछ होगा नहीं, तो उनको, और डीएम और तमिलनाडु वाले उनके साथ हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ इनका कुछ बेस है नहीं, एक आध शायद एमपी कोई होगा। ऐसे केरल इनके पास क्या रहेगा? केरल। अब केरल में इनकी लड़ाई है वामपंथियों से। अब अगर इनका विपक्षी एकता होती है तो केरल में क्या फॉर्मूला बनेगा? केरल में सरकार, राज्य सरकार तो वामपंथियों की है और सांसद जो है कांग्रेस के ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी टकराव होगा। अगर जैसे बंगाल में होगा, बंगाल में वो साथ मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन स्थिति वही है कि वहाँ टीएमसी से टकराव होगा, यहाँ इन दोनों का आपस में टकराव होगा। तो मतलब लड़ने के लिए क्या रहेगा इनके पास? एक केरल, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा मतलब ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ में जो है हो सकता है उनको पूरी लीड मिल जाए कि भाई आप ही, उनको कहेंगे ठीक है छत्तीसगढ़ में आपका राज्य है, आप यहाँ डिसाइड कर लो, 2-4 सीट हमें दे दो। ऐसे ही विपक्ष उनसे कहेगा कि आप राजस्थान में आप मजबूत हैं तो आप अपने हिसाब से गठबंधन करिएगा, 2-4 सीट हमें दे दीजिएगा, मध्य प्रदेश में 2-4 सीट हमें दे दीजिएगा। इस ढंग से जो होना है, यानी जहाँ ये सीधी लड़ाई में भी है वहाँ पर भी वो शेयर लेंगे। जो विपक्ष के जो लोग हैं, जो विपक्ष दल हैं, चाहे उनका अस्तित्व कहीं नहीं है। ममता बनर्जी बंगाल से बाहर 0 है, स्टालिन तमिलनाडु से बाहर 0 हैं, वामपंथी केरल के बाहर 0 हैं, कि केरल के बाहर कहीं भी जाए वो 0 हैं। अखिलेश को यूपी में ही इतना वो नहीं है, हालांकि सबसे प्रमुख विपक्षी अखिलेश है, लेकिन उनका इतना प्रभाव नहीं कि वो यूपी से बाहर जाकर के कहीं और अपना इन्फ्लुएंस डालें। जो मध्य प्रदेश में नहीं कर सकते हैं, आंध्रा में नहीं कर सकते, तेलंगाना में नहीं कर सकते हैं। आजकल वो बंगाल रोज जा रहे हैं, लेकिन वहाँ भी उनका कुछ नहीं होने वाला है। बंगाल में मतलब वो कोई प्रभाव नहीं डालने की स्थिति में।
तो कुल स्थिति ये बन रही है कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो तो इनसे सब कुछ मांग रही है और देने के नाम पर इनको कुछ नहीं दे रही है। तो इन परिस्थितियों में क्या समझौता हो पाएगा? तो ये नाटक अभी 1 साल भर है ना, अभी तो एक ही वो पहली वो हो रही है, बीच में छुटपुट हुए, लेकिन जो गंभीर रूप से जो प्रयास जैसे कहते हैं जिसमें सारे लोग आ रहे हैं, मतलब वही लोग आ रहे हैं जो पहले से ही साथ थे और जिनमें से आधे से ज़्यादा छिटक नए हैं। तो ये नाटक अभी चलेगा 2024 से शुरू तक, जब तक चुनाव एकदम पे सर पे नहीं आ जाएंगे और परिणाम वही होना है जो 2019 में हुए। बल्कि इस बार बहुत संभावना है कि मोदी जी या बीजेपी एनडीए पहले से ज़्यादा सीटें लाए, क्योंकि इस बात की भी संभावना है कि अकाली दल भी इसमें आ जाएगा, जनता दल यूनाइटेड भी इसमें आ जाएगा, ऐसे और भी क्षेत्रीय दल, छोटे मोटे दल हैं जो इसमें आ जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।